कोई पुलिस को कॉल कर ही दो, मुझे भी एफआईआर लिखवानी है। आहान की कही ये बात सुनकर भीड़ में खड़े सभी लोग दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी ही गलती होने के बावजूद ये लड़का इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता था। किसी ने आहान की इस बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, हाँ, ये लड़का क्या कर रहा है? कहीं अपने पैसों के जोर पर इस बेचारी औरत को जेल की हवा खाने तो नहीं भेजने वाला? उस आदमी की बात सुनकर भीड़ में तरह तरह की बातें शुरू हो गई। एक औरत ने अपनी राय देते हुए कहा, आजकल के जमाने में तो पैसे के दम पर कुछ भी किया जा सकता है। लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं रही। उस औरत की कही बात सुनने के बाद सभी को सीमा बुआ जी का चेहरा देखकर तरस आने लगा। सीमा बुआ जी तो खुद हैरान थी। उन्होंने आहान की कही बात के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, कोई तो गड़बड़ जरूर है, वरना ये लड़का इतना बेवकूफ नहीं लगता कि कुछ सोचे समझे बिना ही हवा में तीर चलाए। भले ही ये सब सोचते हुए सीमा बुआ जी थोड़ी इनसिक्योर हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को बिल्कुल भी अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और बेचारी बनने का नाटक जारी रखा। भीड़ में तरह तरह ने अंदाजे लगाना अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक आदमी ने आहान के पास आते हुए उससे कहा, सुनो लड़के, अपनी बात साफ साफ कहो। ये चोरी करके सीना चोरी करना सही नहीं है। तुम भी एफआईआर लिखवाना चाहते हो, इसका मतलब क्या है? अब जबकि उस आदमी ने आहान से ये सवाल कर ही लिया था तो भीड़ में एकदम से सन्नाटा छा गया। सभी जानना चाहते थे कि असल बात क्या थी। आहान ने बहुत ही काम अंदाज में अपनी बात कहनी शुरू की। मैं अपनी बात एक बार ही कहूंगा। ये मैडम जो ये बात का दावा कर रही हैं कि मैंने इन्हें मारने की कोशिश की है, झूठ कह रही हैं। और ये बात साबित करने के लिए मेरे पास सबूत भी है। मेरी कार में रिकॉर्डर है और ऑडियो और वीडियो के साथ सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। कार रिकॉर्डर का नाम सुनकर सीमा बुआ जी के चेहरे का रंग ही बदल गया। भीड़ में से हर कोई अब सीमा बुआ जी की तरफ शक भरी नजर से देख रहा था। आहान ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं बेगुनाह हूँ, ये बात मैं साबित कर सकता हूँ। और ये मैडम मुझे और मेरी बीवी को बिना वजह परेशान कर रही हैं। ना ही सिर्फ इन्होंने मेरा वक्त बर्बाद किया है, मेरी बदनामी करने की भी कोशिश की है। इसीलिए मैं इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहता हूँ। इस पॉइंट पर सभी लोगों को अपने जजमेंट पर शर्म आने लगी। लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि इस मिडिल एज्ड औरत ने थोड़ी सी नौटंकी करके उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया था। अब तो सीमा बुआ जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस ब्लैंक हो गए थे। आहान ने फिर सीमा बुआ जी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और उनसे सवाल करते हुए कहा, आपका कहना है कि मैंने आपसे 50,000 रुपए उधार लिए थे और मैं पैसे वापस लौटाए बिना फरार हो गया, है ना? आहान एक आखिरी बार सीमा बुआ जी से इस बात को कंफर्म करना चाहता था, लेकिन अब सीमा बुआ जी की बोलती ही बंद हो गई थी। उन्होंने आहान से नजरें चुराते हुए कहा, वो मैं। आहान ने सीमा बुआ जी से कहा, अगर ये सच है तो पुलिस को बुला ही लेते हैं, वो ही पता कर लेंगे कि कौन किससे पैसे चुरा कर भाग गया था। आहान की बात के पीछे का असली मतलब उसके, शनाया के और सीमा बुआ जी के अलावा कोई और नहीं जानता था। सीमा बुआ जी को लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली थी, इसलिए उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, वो क्या है ना, अभी मुझे घर पर थोड़ा काम है, मैं अभी निकलती हूँ। ये कहकर सीमा बुआ जी रतन के पास गई और उसे सहारा देकर खड़ा होने में मदद की। रतन, जल्दी खड़े हो जाओ, अब हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना मुझे डर है कि भीड़ में खड़े ये सारे लोग भी हमारी पिटाई ना लगा दे। एक बार की ये जिल्लत तो फिर भी चल जाएगी, लेकिन अगर मामला पुलिस तक पहुँच गया तो बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाएगी। उठो, जल्दी करो। सीमा बुआ जी ने फुसफुसाते हुए अपने बेटे से कहा। अगले ही पल दोनों माँ बेटे ऐसे भागने लगे। सारे लोग भी अपनी नजरें झुकाकर अपने अपने रास्ते चले गए। आखिरकार ये सारा मामला आहान ने खत्म कर दिया था। उसने सबको जाते हुए देखकर एक छुटकारे की सांस ली और पीछे मुड़ा। पीछे पलटते ही आहान की नजरें शनाया से मिली। आहान ने देखा कि शनाया हैरान नजरों से आहान की तरफ देख रही थी और वो आहान को ऐसे देख रही थी जैसे इस कॉन्फिडेंट और चार्मिंग लड़के को पहली बार देख रही थी। शनाया के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर आहान मुस्कुराने लगा। उसने अपनी एब्सेंट माइंडेड बीवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कार की तरफ ले गया। शनाया को कार में बैठाने के बाद आहान भी ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया।
जैसे ही आहान कुछ दूर तक ड्राइव करके आगे चला गया, शनाया ने उससे सवाल करते हुए कहा, आहान, कार में रिकॉर्डर कैसे आया? शनाया के सवाल को सुनकर आहान ने बहुत ही क्यूट फेस बना लिया और अपनी क्यूरियस वाइफ के सवाल का जवाब देते हुए कहा, वो कार में कोई रिकॉर्डर नहीं है। क्या बिना किसी सबूत के आहान ने ऐसी ही अपनी बातों से सीमा बुआ जी के छक्के छुड़ा दिए थे? इतना ही नहीं, लोगों ने भी बिना कोई सबूत देखे आहान पर यकीन कर लिया था। क्या आहान पहले से ही इतना चार्मिंग और स्मार्ट था? शनाया पिछले कुछ दिनों से आहान के अलग अलग कलर शेड्स देख रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। शनाया ने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मेरा हैंडसम हस्बैंड सॉल्व नहीं कर सकता? जब शनाया मन ही मन में आहान की तारीफों के पुल बांध रही थी, आहान ने उसकी नजरों को अपने ऊपर महसूस किया। उसे शनाया से फ्लर्टी अंदाज में सवाल करते हुए कहा, शनाया, क्या आप ये सोच रही हैं कि आपका हस्बैंड बहुत हैंडसम है? इस सवाल को सुनते ही शनाया दंग रह गई। क्या अब आहान शनाया के दिल में चल रही बातें भी सुन सकता था? शनाया ने अपना मुंह बना लिया और आहान से बोली, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये सोच रही थी कि मुझे तुमसे बचकर रहने की जरूरत है। क्या पता कब मुझे भी ऐसे ही कंट्रोल करने लग जाओ। शनाया ने तो अपनी बातें ऐसे ही कह दी थी, मगर जब उसने इस बात पर आहान का जवाब सुना, वो बेचारी शर्म के मारे लाल गुलाबी हो गई। आहान ने कहा, आप उस बारे में परेशान मत होइए। मैं आपको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? मैं तो खुद ही आपके कंट्रोल में हूँ। क्या आहान शनाया के साथ फ्लर्ट कर रहा था या सच बता रहा था? इस बात को सोचकर शनाया कंफ्यूज हो गई, मगर एक बात पक्की थी। इस बात को सुनने के बाद शनाया को बहुत अलग तरह की खुशी हो रही थी। दूसरी तरफ भीड़ और शनाया और आहान से भागने के बाद सीमा बुआजी और रतन एक बस स्टॉप पर आकर बैठ गए। दोनों की सांसें भागने की वजह से फूल गई थी। वो निकम्मा आहान हाथापाई में इतना एक्सपर्ट कैसे हो गया? उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि यामिनी भाभी उसे खाना भी नहीं देती होंगी, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी तुम तक उसके सामने नहीं टिक पाए। ऐसा कैसे हो सकता है? सीमा बुआजी कंफ्यूज हो गई थी। वो अपने बेटे को अच्छे से जानती थी। अगर आहान उसे हरा सकता था तो वो बहुत स्ट्रांग था। अपनी माँ के सवाल को सुनकर रतन भी परेशान लगने लगा। उसने जवाब देते हुए कहा, पता नहीं माँ, मैं खुद भी इस बारे में कुछ नहीं जानता, मगर एक बात है जो मैं कह सकता हूँ, आहान ने अपनी पूरी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया था। ये सुन के सीमा बुआजी शॉक्ड हो गई। आहान जैसे दुबले पतले लड़के में और कितनी ताकत हो सकती थी कि सोचकर ही सीमा बुआजी घबरा गई। उन्होंने रतन से कहा, अच्छा है हमने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। आगे से इस बात का ध्यान रखते हैं कि उस निकम्मे आहान से दूरी बनाए रखें। उनकी इस बात से रतन बिल्कुल भी एग्री नहीं करता था। उसने मना करते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर बाहर किसी को पता चला कि मैं पिट के आया हूँ तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैं उस आहान की हड्डी पसली एक कर दूंगा। भले ही वो बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन ज्यादा लोगों के सामने टिक नहीं पाएगा। आखिरकार मैं ऐसे हार मानने वाले लोगों में से नहीं हूँ। सीमा बुआजी अपने बेटी की बात समझ रही थी। अब उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया कि वो भी अपनी बेइज्जती भूल नहीं सकती थी। उन्होंने अपने बेटे रतन से कहा, तुमने सही कहा बेटा, तुम जब चाहे उसे मार सकते हो, लेकिन उससे पहले हमें आहान से कुछ पैसे कमाने हैं। अपनी माँ की कही ये बात सुनकर रतन ने सवाल करते हुए कहा, माँ, ये सब कैसे होगा? इस पॉइंट पर सीमा बुआजी की आंखें लालच से भर गई थी। उन्होंने देखा था कि आहान और शनाया जिस ऑडी कार में बैठे थे वो कोई मामूली कार नहीं, 25 लाख रुपए की कार थी। इसका मतलब साफ था, उन लोगों के पास बहुत पैसा था। सीमा बुआजी ने अपना दिमाग चलाया और रतन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हम अभी के अभी तुम्हारे शेखर मामा के घर पर चलते हैं। जितना मैं शेखर भैया को जानती हूँ वो तो आहान से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यामिनी भाभी वो आहान को बिल्कुल पसंद नहीं करती। हम जाकर उनसे ही आहान की शिकायत लगाएंगे। तुम अपने चोटों के निशान दिखा दोगे तो भाभी को यकीन भी हो जाएगा और हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। रतन ने जब अपनी माँ का दिया हुआ ये आइडिया सुना वो सेटिस्फाइड लगने लगा, लेकिन उसने फिर भी कहा, क्या आहान यामिनी मामी की बात मान जाएगा? इस सवाल को सुनकर सीमा बुआजी जोर जोर से हंसने लगी। रतन पहले कुछ समझ नहीं पाया,
तो फिर रतन ने अपनी माँ से एक बार फिर से सवाल किया। सीमा बुआ जी ऐसे क्यों हंस रही थी, ये तो रतन को नहीं पता था, लेकिन एक बात साफ थी, सीमा बुआ जी के दिमाग में कोई नई खिचड़ी पक रही थी। शहर के दूसरे कोने में आहान और शनाया मिलकर कुछ खरीदारी कर रहे थे। आहान ने सब्जी वाले से कहा, भैया थोड़ा जल्दी जल्दी दीजिए, मेरी बीवी को घर जाकर जल्दी से खाना भी खिलाना है, उन्हें थोड़ी भूख लगी हुई है। आहान हमेशा यहीं सब्जी खरीदने आता था। सब्जी वाले से ही नहीं, वहाँ खरीदारी करने के लिए आने वाली भाभीियों से भी आहान की अच्छी दोस्ती थी। आहान की नई कार को देखकर वहाँ आई हुई एक भाभी ने आहान से कहा, आहान, तुमने तो नई कार खरीद ली, क्या हमें मिठाई नहीं दोगे? ये सुनकर आहान मुस्कुराने लगा। उसने कहा, भाभी मैं मिठाई तो नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन सब्जी वाले भैया से कहकर आपको मेरी तरफ से 2 नींबू दिला सकता हूँ। ये बातें सुनकर वो भाभी खुश हो गई। उन्होंने सब्जी वाले भैया से कहा, देखिए भैया, आहान ने खुद कहा है, तो आज के नींबू और धनिया का हिसाब आहान को ही दे देना। कार के पास खड़ी शनाया देख रही थी कि आहान इन सब लोगों के साथ कितने अच्छे से मिलजुल कर हंस खेल रहा था। ये देखकर शनाया खुश हो गई। उसने अपने सामने के इस नजारे को देखकर मन ही मन में कहा, आहान एक अलग ही लेवल का क्यूट लड़का है। अब मुझे लगने लगा है कि मुझे भी इसकी छोटी सी दुनिया जाननी है। काश मैं भी उन सब लोगों से दोस्ती कर पाऊं और उनके साथ मिलकर आहान के साथ मजे करूं। शनाया ने अपने आप से ही कहा। तभी उसका फोन बजने लगा। शनाया ने बिना देखे ही कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, आहान कहाँ है? ये कॉल किसने की थी? क्या सीमा बुआ जी सच में यामिनी गिल को आहान के खिलाफ भड़काने वाली थी? अब आहान और शनाया क्या करेंगे, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। सीमा बुआ जी को बिना वजह हंसते हुए देखकर रतन ने उनसे पूछा, माँ क्या हुआ, आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? रतन अपने माँ के इस बर्ताव को समझ ही नहीं पा रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही हंसने के बाद सीमा बुआ जी शांत हो गई। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है कि 2 साल पहले हम तुम्हारे शेखर मामा जी के घर खाने पर गए थे? इस सवाल को सुनते ही रतन ने हाँ में अपना सर हिला दिया और कहा, हाँ माँ, उस दिन के खाने को मैं कैसे भूल सकता हूँ, क्या कमाल का खाना था। आज भी जब याद करता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। सीमा बुआ जी ने जब ये जवाब सुना तो उनका मुंह बन गया। उन्होंने आगे कहा, खाना मत याद करो रतन, उस दिन यामिनी भाभी ने उस निकम्मे घर जमाई को सबके साथ डाइनिंग टेबल पर भी नहीं बैठने दिया था। उसे डांट लगाकर कहीं और जाने को कहा और आहान भी चुपचाप अपनी प्लेट उठाकर वहाँ से चला गया। खाने के बाद जब मैं पानी लेने के लिए किचन में गई तो वो आहान अकेला बैठा खाना खा रहा था। उस ही दिन से एक बात साफ थी कि जब तक यामिनी भाभी जिंदा है वो आहान गिल परिवार में सर उठाकर नहीं जी सकता और मैं इसी बात का फायदा उठाकर अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। रतन को अपनी माँ की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, मगर वो यही सोचकर खुश था कि आज वो फिर से कमाल का खाना खाने अपने शहर मामा के घर जाने वाला था। मिसेस यामिनी गिल के घर जाते हुए सीमा बुआ जी ने रतन से कहा, रतन, एक बात याद रखो, अपनी यामिनी मामी से बहुत अच्छे से उस आहान की शिकायत करना। एक वही है जो इस निकम्मे और घमंडी आहान को उसकी असली औकात दिखा सकती है। रतन ने इस बात पर हामी भर दी। थोड़ी ही देर में शेखर गिल के घर के दरवाजे पर खड़े थे। सीमा बुआ जी ने डोरबेल बजा दी। घर में मिसेस यामिनी गिल अकेली ही थी। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला वो हैरान रह गई। मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि सामने उनकी ननंद अपने बेटे के साथ खड़ी थी। 2 साल में पहली बार मिसेस यामिनी गिल ने सीमा बुआ जी को देखा था। मिसेस यामिनी गिल ने सीमा बुआ जी से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, आप यहाँ कैसे? शेखर गिल के एक्सीडेंट की बात सभी रिश्तेदारों को पता थी, मगर फिर भी किसी ने शेखर गिल की तबीयत पूछने की फॉर्मेलिटी तक नहीं की थी। और सीमा बुआ जी भी उन सब में से ही एक थी। मगर सीमा बुआ जी को किसी से क्या फर्क पड़ रहा था। जब तक बात उनके मतलब की और पैसे की थी, वो कहीं पर भी बखेड़ा खड़ा करने के लिए जा सकती थी। मिसेस यामिनी गिल के सवाल को सुनकर सीमा बुआ जी ने अपने हमेशा के एरोगेंट अंदाज में उनसे कहा, क्यों भाभी, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? अपनी बात कहने के बाद सीमा बुआ जी ने मिसेस यामिनी गिल के जवाब का कोई इंतजार नहीं किया और अपने बेटे के साथ सीधे घर के अंदर चली गई।
सीमा बुआ जी और रतन आराम से सोफे पर बैठ गए। अगले ही पल सीमा बुआ जी ने मिसेस यामिनी गिल की तरफ देखकर उनसे कहा, भाभी आपका निकम्मा दामाद कहाँ है? उस बेशरम को बाहर आने के लिए कहिए। मिसेस यामिनी गिल इस सवाल को सुनकर कंफ्यूज हो गई। उन्होंने सीमा बुआ जी से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी क्या हुआ है? आप आहान को क्यों ढूंढ रही हैं? सीमा बुआ जी ने ये सवाल सुना तो वो गुस्सा हो गई। उन्होंने अपनी भाभी से नाराज होते हुए कहा, भाभी आपको क्या हो गया है? आप मुझे इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? एक बार उस आहान को बाहर बुला दीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। मिसेस यामिनी गिल ये बात अच्छे से जानती थी कि उनकी ये ननंद तमाशा खड़ा करने में एक्सपर्ट थी। मिसेस यामिनी गिल ने फिर अपनी ननंद से कहा, वो आहान और शनाया कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर गए हैं। मैं उन्हें कॉल करके बुलाती हूँ। अपनी बात कहने के बाद मिसेस यामिनी गिल कुछ दूर गई और शनाया को कॉल लगाने लगी। कुछ देर बजने के बाद ही शनाया ने कॉल आंसर किया था। आहान कहाँ है? मिसेस यामिनी गिल ने पैनिक करते हुए कहा। शनाया इस वक्त सबसे हंसकर बात कर रहे आहान को देख रही थी, मगर अपनी मॉम की ऐसी आवाज सुनकर वो परेशान हो गई। शनाया ने कहा, क्या हुआ मॉम? आहान मेरे साथ ही है। आहान को दूर से ही देखते हुए शनाया का मूड भी खुशनुमा हो गया था, मगर शनाया के मॉम के साथ ऐसा सीन नहीं था। मिसेस यामिनी गिल ने शनाया को नजरअंदाज करते हुए कहा, शनाया बातें बंद करो और ज्यादा सवाल मत करो। जल्दी से आहान को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। वैसे तो शनाया कुछ समझ नहीं पा रही थी, मगर अपनी मॉम को इतना इम्पल्सिव होते देखकर शनाया जल्दी से आहान के पास चली गई और उसे फोन पकड़ा दिया। आहान ने कंफ्यूजन में शनाया से कहा, कौन है? शनाया ने जवाब में कहा, मॉम परेशान लग रही हैं। आहान ने शनाया की बात पर हामी भरी और फोन को अपने कानों से लगा लिया। उसने जैसे ही हेलो कहा, मिसेस यामिनी गिल ने उससे कहा, आहान, क्या तुम्हारी सीमा दीदी से कोई मुलाकात हुई थी जिसमें तुमने उन्हें नाराज कर दिया है? आहान समझ गया कि जरूर कोई गड़बड़ हुई थी। आहान ने बहुत ही ईमानदारी से जवाब देते हुए कहा, मॉम वो थोड़ी बहस तो हुई थी। क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? आहान का ये जवाब सुनकर मिसेस यामिनी गिल ने अपना सर पीट लिया और आहान को डांट लगाते हुए कहा, क्या हुआ है? वो अपने बेटे के साथ घर आई है। अभी के अभी घर आओ और ये फैला हुआ रायता साफ करो। अपनी बात कहने के बाद मिसेस यामिनी गिल ने कॉल काट दी। शनाया आहान की तरफ क्यूरियस होकर देख रही थी। जैसे ही आहान ने कॉल रख दिया, शनाया ने उससे कहा, क्या हुआ आहान? क्या घर पर कोई प्रॉब्लम हुई है? आहान ने शनाया के जवाब में कहा, प्रॉब्लम हुई नहीं है, आई है। सीमा बुआजी और रतन घर पर आए हुए हैं। उन दोनों का नाम सुनकर शनाया के माथे पर शिकन आ गई। शनाया ने परेशान होकर कहा, पता नहीं मैंने क्या सोचकर सुबह उनसे जान पहचान दिखाई। पहले ही नजरअंदाज कर दिया होता तो शायद इतना बड़ा इशू ना बनता। आहान ने जब अपनी वाइफ को वरीड होते हुए देखा, वो शनाया के बाल सहलाने लगा। उसने फिर शनाया से कहा, आप टेंशन मत लीजिए शनाया, मैं सब ठीक कर दूंगा। चलिए घर चलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कुछ देर के बाद आहान और शनाया घर पहुंच गए। सीमा बुआजी और रतन बड़े ही आराम से पैर फैलाकर बैठे हुए थे और इस तरह फल खा रहे थे मानो अपने खुद के घर में बैठे हुए हो। जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि उनकी बेटी और दामाद घर लौट आए थे, तो उनकी जान में जान आई। मिसेस यामिनी गिल ने फिर सीमा बुआजी से कहा, अब बताइए सीमा दीदी, आहान ने आपको कैसे परेशान किया है? सीमा बुआजी और रतन ने पलटकर आहान और शनाया की तरफ देखा। शनाया ने अपनी मॉम से कहा, मॉम, आपको सीमा बुआ जी की किसी भी बात पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी झूठी है। एक तो शुरुआत इन्होंने ही की थी। सीमा बुआ जी खुद हमारी कार के सामने आई थी, गलती इन्हीं की थी। और बजाय इसके कि सीमा बुआ जी अपनी गलती मानती, इन्होंने सड़क के बीचों बीच तमाशा करना शुरू कर दिया। शनाया इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। कुछ देर पहले शनाया ने अपनी आंखों से देखा था कि सीमा बुआ जी कितनी चालाक थी। इसलिए शनाया इस बात की कोशिश कर रही थी कि बात बिगड़ने से पहले ही वो आहान की बेगुनाही साबित कर दे। मिसेस यामिनी गिल कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। शनाया ने अपनी बात को इतनी जल्दीबाजी में कहा था कि मिसेस यामिनी गिल का कंफ्यूजन सॉल्व होने के बजाय बढ़ गया। दूसरी तरफ जब आहान ने देखा कि उसे बचाने के लिए शनाया इतनी पैनिक कर रही थी, तो उसके दिल में नरमी छा गई। आहान ने कभी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन शनाया उसके लिए अपनी मॉम के सामने भी इतना बोलेगी। जब सीमा बुआ जी ने देखा
कि उनकी भतीजी ही उनके खिलाफ बोल रही थी तो वो पहले से ज्यादा नाराज लगने लगी। सीमा बुआ जी ने शनाया से कहा, बेवकूफ लड़की, ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैं जानबूझकर अपनी ही जान को खतरे में डाल सकती थी? मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था इसलिए मैं गिर गई, लेकिन ये निकम्मा घर जमाई अहान ने जानबूझकर मुझ पर अपनी कार चढ़ाने की कोशिश की। सीमा बुआ जी ने इस तरह कहा मानो इस दुनिया की सबसे बड़ी ज्यादती तो उन पर ही हुई थी। बाकी सब तो अपनी जगह ठीक था, लेकिन सीमा बुआ जी को अहान से इस एक्सीडेंट के बदले में कुछ पैसे तो लेने ही थे, वरना वो खुद यहाँ आने के बारे में कभी भी नहीं सोचती। मिसेस यामिनी गिल ने जब अपनी ननंद की कही ये बातें सुनी तो वो दंग रह गई। उन्होंने हैरानी से सवाल करते हुए कहा, क्या अहान ने आप पर कार चढ़ाने की कोशिश की? मिसेस यामिनी गिल को ये मामला बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अहान और सीमा बुआ जी की तरफ बारी बारी से देखते हुए मन ही मन में कहा, सीमा दीदी, ये क्या कह रही हैं? अहान के पास कौन सी कार है? वो तो अपनी फटीचर सस्ती बाइक चलाता है और अहान इतना बेवकूफ नहीं है कि किसी की भी जान लेने की कोशिश करेगा। हे भगवान, मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जब मिसेस यामिनी गिल इसी बारे में सोच रही थी, सीमा बुआ जी ने कहा, और नहीं तो क्या भाभी, क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? लगता है कि आपका ये निकम्मा घर जमाई बहुत कमाने लगा है। नहीं नहीं, वो कैसे पैसे कमा सकता है? शायद भाभी आपने ही उसे कुछ ज्यादा पैसे दे रखे हैं, तभी तो 25 लाख की ऑडी में घूम रहा है। वैसे कोई किसी भी कार में घूमे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भला किसी से क्यों जलने लगी? मगर आपके नासमझ और घमंडी दामाद अहान ने अपनी उस महंगी ऑडी कार से मेरी जान लेने की कोशिश की है और मैं ये चुपचाप रहकर नहीं सहूंगी। सीमा बुआ जी ये क्या कह रही थी? मिसेस यामिनी गिल ने अहान को पैसे ही कब दिए थे? अहान खुद ही अपनी सारी सैलरी उन्हें देता था और 25 लाख की ऑडी कहां से आ गई थी? अहान ने इतने पैसे जिंदगी में कभी भी नहीं देखे थे, तो वो ऑडी जैसी कार कैसे खरीद सकता था? कुछ तो गड़बड़ थी। अब मिसेस यामिनी गिल को भी गुस्सा आना शुरू हो गया। उनके चेहरे का रंग काला पड़ने लगा। चाहे जो भी हो जाए, मिसेस यामिनी गिल इस मामले को सही से जानना चाहती थी। मिसेस यामिनी गिल ने एक गहरी सांस लेके अपने आप को शांत करने की नाकाम कोशिश की। फिर उन्होंने ढीठ अंदाज से अहान को घूर रही सीमा बुआ जी की तरफ देखा और उनसे सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, क्या आपने सच में अहान को ऑडी की कार से बाहर आते हुए देखा? मतलब पक्का आपको कोई गलतफहमी नहीं हुई है? अपनी यामिनी भाभी के इस सवाल को सुनकर सीमा बुआ जी दंग रह गई। उन्होंने ही मिस यामिनी गिल से उल्टा सवाल करते हुए कहा, क्या आपको भी इस बारे में नहीं पता था भाभी? अब शनाया नर्वस होने लगी। उसने कल विक्की भाई ने जो पैसे भेजे थे उस सब के बारे में मिसेस यामिनी गिल से कुछ भी नहीं कहा था। शनाया ने अहान की तरफ देखकर मन ही मन में कहा, मैं जानती थी कि अगर मॉम को कार का पता चलता तो वो बहुत गुस्सा हो जाती और मुझे अहान के लिए कार नहीं खरीदने देती। इसी वजह से मैं कार वाली बात को कुछ दिनों तक मेरे और अहान में ही रखना चाहती थी। पता नहीं अब जब मॉम को पता चल गया है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी। मिसेस यामिनी गिल अब क्या करने वाली थी? क्या अहान और शनाया को सीमा बुआ जी की वजह से डांट पड़ने वाली थी, या फिर वो दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।